हेलो फ्रेंड्स, एक से फिर आप तमाम दोस्तों से मुलाकात हुई एक नई सी वीडियो के अंदर। इसमें हम इस चैनल पर लेक्चर नंबर 8 जो है साउंड वेव्स के बारे में बात करेंगे। ये आमतौर पर हम फॉरेस्टर सिलेबस के हिसाब से फ़िज़िक्स का क्लास 11th की जो फ़िज़िक्स है उसके रिलेटेड जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले इस वीडियोज़ के अंदर हमने इससे पहले जो सिलेबस के रिलेटेड जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशंस के बारे में हमने पढ़ा, हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद यूनिट्स और डायमेंशंस के बारे में जो फिज़िक्स का जो 11th क्लास की फ़िज़िक्स का पहला जो चैप्टर है उसके बारे में हमने तमाम जानकारियाँ आपको दी। तो आमतौर पर मैंने जब यूट्यूब चैनल को बहुत खंगालने की कोशिश की, बहुत सारे चैनल, तो वहाँ पे फॉरेस्टर के लिए कोई ख़ास जो सिलेबस है वो नहीं दिया हुआ था। इसलिए मैंने कोशिश की एक खुद का चैनल बनाने की। तो इसमें मैंने कोशिश की आप तक आसानी के साथ सिलेबस के हिसाब से तमाम मटेरियल आप तक पहुंचाया जाए, और पीडीएफ भी जो है, अगर आप कोई इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होगी तो एक फॉरेस्टर टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया है, तो उस पर आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे ये तमाम चीज़ें पीडीएफ के ज़रिए से भी आपको मिल जाएं। ये तो आप उसको भी ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल फॉरेस्टर प्रेपरेशन टेलीग्राम चैनल है, तो उसको वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कीजिए। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर इस यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं साउंड वेव्स के बारे में। तो क्योंकि चैप्टर है वेव्स, तो इसमें जो 11th के हिसाब से जो टॉपिक है वो साउंड वेव, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कहते हैं वेव मोशन इज़ ए मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी थ्रू ए मीडियम इन द फॉर्म ऑफ ए डिस्टर्बेंस। ए डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है एक, क्योंकि साउंड भी है किस्म की एनर्जी है, साउंड एनर्जी। तो इसकी वजह से एक एनर्जी पैदा होती है जिसकी वजह से किसी भी मीडियम के अंदर एक डिस्टर्बेंस पैदा होता है। इज ड्यू टू द repeated periodic motion of the particles of the medium about an equilibrium position transfer the energy from one particle to another। यानी कि एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या करते हैं, पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे लिखा है रिपीटेड पीरियडिक मोशन, तो एक वाइब्रेट करने लगते हैं, तो उसकी वजह से वो एनर्जी जो है एक पार्टिकल से दूसरी पार्टिकल में क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। और वेव जो है आमतौर पर 3 किस्म की यहाँ पे दी हुई है, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव। मैकेनिकल wave can be produced only in medium which possess elasticity and inertia। मैकेनिकल वेव, हमने इलास्टिसिटी के चैप्टर के अंदर भी इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा था। मतलब क्या है कि अगर किसी चीज़ को आप स्ट्रेच करते हो, किसी फोर्स से उसको क्या करते हो, उसकी लेंथ को बढ़ाते हो, तो वो रिगेन होता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए, तो उसको कहा जाता है इलास्टिसिटी। तो ये चीज़ हमने वहाँ पे पढ़ी थी। तो मैकेनिकल वेव जो है प्रोड्यूस होती है इलास्टिसिटी के ज़रिए से और एनर्शिया के ज़रिए से। एनर्शिया जो है, क्योंकि जो इसके लॉज हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ एनर्शिया भी वहाँ से जाके आप इस चीज़ को समझ सकते हो। वाटर वेव्स, साउंड वेव्स एंड सीज्मिक वेव्स आर कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप। यानी कि मैकेनिकल वेव्स की जो एग्जांपल है, जैसे वाटर वेव, साउंड वेव और सीज्मिक वेव। सीज्मिक वेव आमतौर पर आपने देखा अर्थ के अंदर ये वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, तो इस चीज़ को आप इस तरीके से समझ सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव्स होती हैं जिनको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है जब वो प्रोपोगेट होते हैं। जब वो चलती हैं किसी मीडियम, किसी भी एक जगह से दूसरी जगह जब वो जाती हैं, तो उनको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव्स, इंफ्रा रेज, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, एक्स रेज एंड गामा रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी आपने ये चीज़ देखी होगी कि जब सूरज से रेज आती हैं तो इसमें इंफ्रारेड भी आती हैं, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज भी आती हैं। तो वो बहुत सारी जगह जो स्पेस होती है वो जो है खला होता है, वहाँ पे कोई हवा वगैरह नहीं होती है, मतलब वहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता। लेकिन उसके मीडियम के ना होने की वजह से भी वो जो है प्रोपोगेट होती हैं। उस मीडियम के ना होने की वजह से भी वो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जो चल सकती हैं।
जैसे एक्सरेज, गामा रेज वगैरह, ये तमाम चीज़ें। द वेव्स एसोसिएटेड विद पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड फंडामेंटल पार्टिकल्स इन मोशन इन आर मैटर वेव्स। और इस वेव्स के प्रोपगेशन में सबसे अहम रूल जो रहता है, उनके कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिनको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोपगेशन की जब हम बात करते हैं वेव्स के अंदर, तो हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात होती है, ठीक है। उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मोशन के बारे में पढ़ेंगे। कहते हैं वेव मोशन इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस ट्रैवलिंग इन द मीडियम ड्यू टू द पीरियडिक मोशन ऑफ द पार्टिकल्स अबाउट देयर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या करते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं। तो उस वाइब्रेशन की वजह से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, उस डिस्टर्बेंस की वजह से वो जो पार्टिकल के अंदर जो एनर्जी होती है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद इट इज नेसेसरी दैट द मीडियम शुड पोजेस इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। अब ये बहुत ज़रूरी है कि प्रोपगेशन, वेव्स की प्रोपगेशन में जब हम पढ़ते हैं तो इलास्टिसिटी, जो मैंने पहले आपको इनर्शिया के बारे में जिक्र किया, ये तमाम चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट रिसीव द डिस्टर्बेंस एट द सेम इंस्टेंट, ईच पार्टिकल्स बिगन टू वाइब्रेट ए लिटल लेटर देन इट्स प्रेडिसेसर। यानी कि कहते हैं कि डिस्टर्बेंस जो क्रिएट होता है किसी पार्टिकल्स के अंदर, तो एक साथ क्रिएट नहीं होता है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता। जब आहिस्ता आहिस्ता क्रिएट होता है, पहले एक पार्टिकल्स में, तो फिर दूसरे पार्टिकल्स में, फिर जाके वो तीसरे पार्टी, इस तरीके से इसमें वो मोशन जो है वेव मोशंस का, वो वेव की तरह वो जो है पार्टिकल्स जो हम वो करते हैं, तो जिस तरीके से करू टाइप बनता है जिसको हम वेव कहते हैं। द वेव वेलोसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द पार्टिकल velocity. The velocity of the wave is constant for a given medium, whereas the velocity of the particles goes on changing and it becomes maximum at their mean position and zero in their extreme position. जिस तरीके से हमने सिंपल हार्मोनिक मोशंस के बारे में, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी के बारे में खास तौर पर पढ़ा था, और जिस काइनेटिक एनर्जी में हमने 1/mv² के बारे में पढ़ा, क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी का जिक्र हुआ था, और वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि द वेव वेलोसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी की डिफरेंट होती है। कैसे? द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन मीडियम, यानी गिवन मीडियम के अंदर वेलोसिटी जो है कांस्टेंट रहती है। वेयर एज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल गोज ऑन चेंजिंग एंड बिकम मैक्सिमम। मैक्सिमम कहाँ पे वेलोसिटी हो जाती है? इन द मीन पोजिशन, मतलब इक्विलिब्रियम पोजिशन में वेलोसिटी क्या हो जाती है? मैक्सिमम एंड जीरो इन द एक्सट्रीम एंड। जिस तरीके से हमने सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ा था कि जब पेंडुलम को आप हिलाते हो या हिलने लगता है पेंडुलम, तो वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, एक्सट्रीम पॉइंट पे जाता है, तो उसकी वेलोसिटी जो है वहाँ पे ज़ीरो हो जाती है, और जब वेलोसिटी ज़ीरो होती है वो रुक जाता है, तो वापस आने की कोशिश करता है। जब वापस आता है तो कहाँ की तरफ? मीन पोजीशन, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ वापस आता है। जब इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ वापस आता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि जब हम एक पार्टिकल की बात करते हैं, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, तो उसकी जो वेलोसिटी है, तो मीन पोजीशन पे क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हो जाती है? वो ज़ीरो हो जाती है। ये चीज़ हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर बहुत डिटेल में समझा था। अगर आपने ये वीडियोज़ नहीं देखी होगी तो आप इससे पहले वीडियो के अंदर जो लेक्चर नंबर 7 हमने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन, वहाँ जाके आप ये चीज़ें देख सकते हो। ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ वेव मोशन देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ समझने वाली चीज़ यहाँ पे लिखी है, क्योंकि जब प्रोपगेट होती है वेव मोशन जो है प्रोपगेट होता है, तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है। अब ट्रांसफर एनर्जी कैसे होती है? मिसाल के तौर पर एक पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी है, तो वो पार्टिकल आगे नहीं जाएगा, बल्कि वो सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ द पार्टिकल्स द मीडियम। यानी मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक्चुअली एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, बल्कि सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब एक पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी होती है, वो वाइब्रेट होता है, तो वो एनर्जी जो है दूसरे पार्टिकल्स में ट्रांसफ़र करता है, वो अपनी जगह पे वाइब्रेट होने लगता है, और वो फिर तीसरे पार्टिकल, तो खुद एनर्जी तो ट्रांसफ़र होती है, लेकिन खुद एक्चुअल पोजिशन ये जो पार्टिकल्स की चेंज नहीं होती है। ठीक है। द वेव अंडरगोज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस। ये चीज़ भी होती है। वेव क्या करती हैं? रिफ्लेक्शन भी होती हैं, वापस आ जाती हैं। रिफ्लेक्ट मतलब गुजरती हैं, डिफ्रेक्शन होती है मतलब ये फैलती हैं, और इंटरफेरेंस भी वेव मोशन के अंदर होता है। तो ये हमने अभी तक क्या पढ़े? कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े किसके? वेव मोशन के। उसके बाद हम मैकेनिकल वेव के बारे में पढ़े, जो हमने पहले पढ़ा था मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और एक वेव के बारे में हमने और पढ़ा था जिसको कहा जाता है कि 3 किस्म के, हाँ, मैटर वेव के बारे में हमने पढ़ा था। हाँ, ये 3 तमाम चीज वेव्स के बारे में हम डिटेल जो है इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। कहते हैं मैकेनिकल वेव जो है 2 किस्म की वेव्स होती है, एक होती है ट्रांसवर्स वेव, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। मैकेनिकल वेव मोशन के अंदर हम 2 वेव्स के बारे में पढ़ते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स वेव, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव।
तो ट्रांसवर्स वेव के बारे में पहले पढ़ेंगे। कहते हैं ट्रांसवर्स वेव मोशन इज दैट वेव मोशन इन विच पार्टिकल्स द मीडियम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन का जिक्र तो जरूर इसमें आएगा, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि आप इससे पहले वीडियो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर बनाई हुई है मैंने, तो आप जाके वहाँ उससे समझ सकते हो तमाम चीज़ों के बारे में सिंपल हार्मोनिक मोशन के रिलेटेड। अबाउट देयर मीन, यहाँ पे क्योंकि अगर मैं यहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है समझाने बैठूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी, इसलिए वहाँ जाके आप देख सकते हो। अबाउट देयर मीन पोजिशन इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव, यानी कि जिस तरफ वेव प्रोपगेट हो रही है, चल रही है, उसके परपेंडिकुलर, ट्रांसवर्स वेव के अंदर उसके परपेंडिकुलर उस वेव के पार्टिकल्स क्या है एग्जीक्यूट करने लगते हैं, और एग्जीक्यूट क्या करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अबाउट देयर मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के आसपास, मतलब क्या है कि मीन पोजीशन से आगे जाता है पार्टिकल, फिर मीन पोजीशन की तरफ वापस आता है, फिर पीछे जाता है, फिर मीन पोजीशन की तरफ वापस आता है। जिस तरीके से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर पढ़ा था, बहुत अच्छे डिटेल वहाँ पे समझाया हुआ था मैंने। और इसमें क्या होता है कि जिस तरह प्रोपगेट होती है वेव, जिस तरह से वेव चलती है, जिस डायरेक्शन में चलती है, उसके परपेंडिकुलर इसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो मोशन करते हैं, हरकत करते हैं। इसको कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव। सच वेव इसका ट्रांसवर्स वेव। एग्जांपल जो है ट्रांसवर्स वेव की क्या है, जैसे प्लकिंग स्ट्रिंग ऑफ वीणा, जैसे गिटार वगैरह स्टार का हम उसके स्ट्रिंग को क्या करते हैं, जब हम उसको क्या करते हैं, हिलाते हैं, तो वेव जो है आगे की तरफ चलती है, उसके पार्टिकल जो हैं उसके परपेंडिकुलर जो हैं वो मूव करने लगते हैं, जैसे वायलिन वगैरह। आर वायलिन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ, जिस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है क्रस्ट और ट्रफ, ये है, ये जो डायग्राम में यहाँ दिखाया हुआ है, ऊपर है क्रस्ट, नीचे है ट्रफ। द मैक्सिमम डिस्टेंस द पार्टिकल्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन अबव इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है क्रस्ट कहा जाता है। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है पार्टिकल्स की, यहाँ पे हमने ये भी चीज़ का जिक्र किया था कि पार्टिकल डिस्प्लेस होता है, क्योंकि एक खास डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो ये चीज़ भी आपने यहाँ पे ध्यान रखना। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब ए पॉइंट से बी तक जो ये पार्टिकल जाता है, और बी से फिर वापस आता है, बी से क्या आता है, वापस आता है। या मीन पोजिशन से यहाँ पे याद, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एबो इट्स मीन पोजीशन, यानी मीन पोजीशन। मिसाल यहाँ पे अगर हम देखें बी जो है मीन पोजीशन है, तो पार्टिकल पहले इधर आता है ए की तरफ, फिर सी की तरफ जाता है, यहाँ इसको कहा जाता है क्रस्ट। और द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव क्योंकि नीचे है, यहाँ पे डी अगर हम मीन पोजीशन कहेंगे तो सी और ई की तरफ आता है, इसको कहेंगे ट्रफ। बिलो इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड ट्रफ, उसको हम ट्रफ कहेंगे। 10 ए बी सी डी ई एफ और जी तक, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी तक जो है ये क्या है, एक ट्रांसवर्स वेव है। द पॉइंट बी एंड एफ आर क्रस्ट, यहाँ पे दिया हुआ है बी और एफ, बी से और एफ तक, यहाँ पे बी से आर एफ तक आर ट्रफ एंड डी इज ट्रफ। यहाँ पे द पॉइंट बी एंड एफ आर क्रस्ट वाइल डी इज ट्रफ, क्योंकि डी जो है ट्रफ है, यहाँ पे दिया हुआ है बी ये क्रस्ट है, ये पर एफ, और यहाँ जो नीचे डी है जो ये ट्रफ है, ये मैंने आपको पहले ही समझाया, ठीक है। फॉर प्रोपगेशन ऑफ ट्रांसफर द मीडियम मस्ट पोजेस फोर्स ऑफ कोहिजन एंड वॉल्यूम इलास्टिसिटी, कि कोहिजन फोर्स भी मीडियम प्रोड्यूस करता है इसके अंदर, इलास्टिसिटी भी। इलास्टिसिटी मैंने आपको पहले बोला था कि जो पार्टिकल है पहले आगे जाता है, उसके बाद वापस आने की कोशिश करता है, क्योंकि एक अंदर एक फोर्स होती है जिसको हम स्ट्रेन भी हमने कहा था, जो वापस आने की कोशिश, स्ट्रेस जो है हम लगाते हैं किस चीज़ पे, और स्ट्रेन जो है उसको वापस आने की कोशिश कराता है उन पार्टिकल्स को। सिंस गैसेज एंड लिक्विड डू नॉट हैव रिजिडिटी, कोहेजन ट्रांसफर वेव कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन ग्लास एंड लिक्विड, यानी ट्रांसफर ग्लास और लिक्विड के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता। ट्रांसफर वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड इन सॉलिड एंड सरफेस ऑफ द लिक्विड ओनली, यानी सॉलिड और लिक्विड की सरफेस पे ये प्रोड्यूस होती है। उसके बाद हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसवर्स वेव के बारे में आपको थोड़ा बहुत
समझ आ ही गया होगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन इज दैट वेव मोशन इन विच ईच पार्टिकल ऑफ द मीडियम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट इज मीन पोजीशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव। क्योंकि हमने ट्रांसवर्स वेव में पढ़ा था कि जिस तरह प्रोपगेट होती है वेव जिस डायरेक्शन में, उसके परपेंडिकुलर उसके पार्टिकल्स मूव करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, बल्कि जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट होती है वो उसी डायरेक्शन में उन पार्टिकल्स की हरकत भी होती है, उनकी मोशन, और सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव इन फ्लूइड, जैसे साउंड वेव फ्लूइड के अंदर लिक्विड और गैस के रिजेंबल लॉन्गिट्यूडनल। व्हेन ए लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल्स थ्रू ए मीडियम इट प्रोड्यूसेस कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होती है। कंप्रेशन मीन्स कि पार्टिकल्स ज़्यादा नज़दीकी से वाइब्रेट करते हैं, और रेयरफेक्शन मीन्स थोड़ा दूर जाके वो वाइब्रेट करते हैं। इन द सेम स्पाइरल स्प्रिंग, इन द केस ऑफ स्पाइरल मैन, वन एंड इज tied to a hook of the wall and the other end is moved forward and backward, the coil of the spring vibrate about their original position along the length of the spring and longitudinal wave propagates through the spring. compression और रेयरफेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कंप्रेशन है जहाँ पे थोड़े घने हैं, और जहाँ रेयरफेक्शन जो है जहाँ पे ये थोड़े दूर दूर है। द रीजन वेयर द कॉयल इज क्लोजर आर सेड टू बी द स्टेट ऑफ कंप्रेशन। क्लोजर जहाँ पे है तो कंप्रेशन कहेंगे, और जहाँ पे दूर दूर है वहाँ पे रेयरफेक्शन कहेंगे। व्हेन साउंड वेव passes through the region of ear, the ear molecules in certain region are pushed very close to each other during their oscillation. ऑक्सीलेशन के बारे में भी हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर पढ़ा था, इससे पहले चैप्टर के अंदर। Hence both density and pressure of the air increasing in such region. In such region, condensation is said to be formed in the region between two consecutive condensation, and the air molecules are found to be quite separated. In such region, density and pressure of the air decreases and rarefaction is said to be formed. ये चीज़ आप समझ सकते हैं, ठीक है। Compressive strain is produced during the propagation of wave which is possible in solid, liquid and gas medium. कंप्रेशन जो है प्रोपगेशन में वेव के अंदर, जो स्ट्रेन कंप्रेशन स्ट्रेन जो है सॉलिड के अंदर भी, लिक्विड गैस के अंदर, मीडियम के अंदर होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से वेव लेंथ है, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ये थोड़ी बहुत चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं इससे पहले वीडियो के अंदर, तो यहाँ पे थोड़ा और हम समझने की कोशिश करेंगे। वेव लेंथ क्या चीज़ होती है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव ड्यूरिंग व्हेन द पार्टिकल्स द मीडियम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। क्योंकि वेवलेंथ के बारे में हमने इससे पहले चीज़ के अंदर भी पढ़ा था कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल्स की होती है, उसको कहते हैं वेवलेंथ। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होती है, क्योंकि एक क्रस्ट के अंदर मैक्सिमम पार्टिकल्स जो है कितना डिस्प्लेस होता है, उसको ही वेवलेंथ कहेंगे। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव ड्यूरिंग विच ए पार्टिकल द मीडियम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। यानी एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर, वाइब्रेशन मतलब आगे और पीछे जाना, आगे मीन पोजीशन से आगे जाना और फिर वापस आना, और फिर मीन पोजीशन से पीछे जाना और फिर वापस आना, इस तमाम डिस्टेंस को कहेंगे वेवलेंथ। इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नियरेस्ट पॉइंट ऑन द वेव हैविंग सेम फेज। एक फेज के अंदर नियरेस्ट दो पॉइंट्स, ये चीज़ आप पहले भी समझ गए हैं। वेवलेंथ में भी आल्सो भी डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टू सक्सेसिव क्रस्ट एंड or troughs in transverse wave. Transverse wave and successive distance traveled by two successive compression and rarefaction in longitudinal wave. यानी दो सक्सेसिव यानी आने वाले क्रस्ट के बीच और दो ट्रफ्स के बीच में। तो इससे आप समझ सकते हैं कि दो सक्सेसिव क्रस्ट के बीच में एक ट्रफ होती है और दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच में एक क्रस्ट होती है। तो आमतौर पर एक क्रस्ट और ट्रफ का डिस्टेंस भी आप देख सकते हो, इसको भी वेवलेंथ कहा जाता है। उसके बाद टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड ऑफ द वेव इन टाइम टेकन ऑफ द वेव टू ट्रैवल डिस्टेंस इक्वल टू इट्स वेवलेंथ। यानी कि कितना टाइम लगाती है वो मीन पोजीशन से आगे और मीन पोजीशन से पीछे जाने के लिए, कितना टाइम लगाती है उसको कहते हैं उसका टाइम पीरियड। मीन्स कि वेवलेंथ कितना है इसका। जब वेवलेंथ यानी जितनी वेव उस वेवलेंथ के अंदर जो है वो क्या होती है, वाइब्रेट करती है, आगे और पीछे जाती है, उस आगे और पीछे जाने में कितना समय लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। मीन्स अगर एक क्रस्ट की बात या एक ट्रफ की बात की जाए तो उस ट्रफ में उस पार्टिकल्स को कितना समय लगता है उस डिस्टेंस को कंप्लीट करने में, उसको कहेंगे टाइम पीरियड। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकंड। यानी कि एक सेकंड के अंदर यहाँ पे एक सेकंड की बात हो रही है, कितनी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। इफ टी रिप्रेजेंट्स द टाइम रिक्वायर्स बाय द पार्टिकल्स टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, अगर टी रिप्रेजेंट हम करेंगे किसी भी पार्टिकल्स को एक बार वाइब्रेट होने के लिए, देन इट टेक्स 1/t waves in 1 second। तो एक सेकंड में कितना 1/t, क्योंकि t इज इक्वल टू 1 वाइब्रेशन,
और टी जो है खुद एक टाइम है, रिप्रेजेंट करता है 1 वाइब्रेशन 1 सेकंड के अंदर, ये कितने समय में एक वाइब्रेशन होती है। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, इसलिए फ्रीक्वेंसी जो है रेसिप्रोकल टाइम पीरियड के एफ इज इक्वल टू 1/t। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है। कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन अ मीडियम ऑफ 1 सेकंड इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव इन दैट मीडियम, यानी कि 1 सेकंड के अंदर एक वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, क्योंकि वेलोसिटी होता ही डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस यहाँ पे वेवलेंथ दिया है, टाइम टी दिया है, तो v इज इक्वल टू वही लैम्डा अपॉन टी, और यहाँ पे वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी ऑफ द वेव v एंड द वेवलेंथ जो है लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। और अगर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, हाँ एक चीज़ यहाँ पे एक और देख सकते हो आप कि 1/t जो है, क्योंकि v जो है λ/t, क्योंकि लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है, t जो टाइम है, क्योंकि डिस्टेंस वेलोसिटी के अंदर हम देखते हैं वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ है, और t जो है वो टाइम है। लेकिन 1/t हमने ऊपर अभी पढ़ा फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो ये वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी के बराबर ही आता है, इस तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ द वेव इन डिफरेंट मीडियम, डिफरेंट एक ही मीडियम के अंदर इस तरीके से वेलोसिटी आती है, और डिफरेंट मीडियम के अंदर वेलोसिटी क्या आएगी। द वेलोसिटी ऑफ द मैकेनिकल वेव डिपेंड ऑन इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया ऑफ द मीडियम। और डिफरेंट मीडियम के अंदर जब हम डिफरेंट मीडियम के अंदर वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे इलास्टिसिटी और इनर्शिया पे डिपेंड रहती है तमाम चीज़ें। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वे अलॉन्ग द स्ट्रेच स्प्रिंग, स्ट्रेच स्प्रिंग में वेलोसिटी जो है ट्रांसवर्स वे कितनी होती है। इफ एम द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ये पर यूनिट लेंथ के अंदर मास m है स्ट्रिंग के अंदर। इफ t इज द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, यानी t जो है उसकी टेंशन है, द वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगी, v इज इक्वल टू t अपॉन m। द स्पीड ऑफ द वेव अलोंग द stretched ideal spring depend upon the tension, t means tension, and the inner mass of the density, linear mass of the density and the spring, and doesn't depend on the frequency of the wave। कि वेलोसिटी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। जब हम ट्रांसवर्स वेव के अंदर पढ़ते हैं वेलोसिटी को, लेकिन जब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर पढ़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन इलास्टिक मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन द इलास्टिक मीडियम इज v इज इक्वल टू e अपॉन rho, where E is the modulus of elasticity and rho is the density of the medium, E is the modulus of elasticity। और इसको हम V इन सॉलिड रॉड के अंदर हम क्या करेंगे, V y अपॉन रो, क्योंकि y जो है सॉलिड के अंदर होती है। और अगर हम किसी भी वेयर y इज द यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ अ रॉड एंड डेंसिटी ऑफ द, इन लिक्विड्स के अंदर अगर पढ़ेंगे तो b अपॉन b बल्क मॉडुलस, क्योंकि लिक्विड के अंदर बल्क मॉडुलस होता है और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, तो ये वेलोसिटी आती है। उसके बाद हमने पढ़ा न्यूटन फार्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन एयर। हवा के अंदर जो न्यूटन का फार्मूला है वेलोसिटी के ऊपर, आमतौर पर साउंड वेव्स के अंदर कहते हैं न्यूटन एज्यूम दैट साउंड वेव ट्रेवल्स थ्रू एयर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, टेम्परेचर ऑफ द मीडियम रिमेन्स कांस्टेंट। क्या कह रहा है न्यूटन? न्यूटन ये बता रहा है कि जब वेव जो ट्रेवल करती है आइसोथर्मल कंडीशन के अंदर, आइसोथर्मल कंडीशन के अंदर, तो क्या होता है, टेम्परेचर तो रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर जो है हमने कांस्टेंट रखना है। तो होता क्या है, द चेंज इन प्रेशर इन वॉल्यूम ओबे ला, क्योंकि जो चेंज प्रेशर में वॉल्यूम में होता है वो ओबे करता है क्या, बॉयल्स ला ओबे करता है, बॉयल्स ला। पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर और वॉल्यूम, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट किसके, टेम्परेचर ऑफ द मीडियम रिमेन कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन वी गेट, हम इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, क्योंकि ओबेला ये बॉयल्स ला क्या कहते हैं, पी वी इक्वल टू, यहाँ पे ये चीज़ नहीं दी है, बल्कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन बॉयल्स ला खुद क्या कहता है कि वो कहता है पी वी इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर और वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहता है। तो इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे, पी डेल्टा वी डी वी प्लस वी डी पी, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन हमने किए तो इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये आएगा क्या, पी माइनस वी, क्योंकि यहाँ पे ये इसके इस तरह से है मल्टीप्लाई में, तो पी जो है therefore p माइनस v डी पी अपॉन डी वी इक्वल डी पी अपॉन डी वी जो है बल्क मॉडुलस b। 10 आइसोथर्म बल्क मॉडुलस b इक्वल टू p इक्वल टू प्रेशर जो है, जो किसके बराबर है, b अपॉन p। तो p अपॉन p के बराबर भी हवा आप लिख सकते हो इसको, ठीक है।
सिंस सॉलिड एंड लिक्विड्स आर मच लेस कंप्रेसिबल देन गैसेस, स्पीड ऑफ द साउंड इन गैसेज हायर। तो यही इससे पता चलता है कि सॉलिड जो है वो लेस कंप्रेसिबल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ दी है लैप्लेस करेक्शन। द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी इन साउंड ऑफ साउंड इज एयर इन एयर इज 332 मतलब 332 मीटर पर सेकेंड, बट द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड इज 15% लेस देन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से कितनी 15% कम है। देयरफॉर discrepancy between the observed and calculated value is explained by Laplace in 1816। यानी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यूज हैं इनमें फ़र्क जो 15% का है, तो ये सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था? लैप्लेस ने इन 1816। कहते हैं साउंड ट्रेवल्स इन एयर इन एज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्योंकि साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब क्या है कि उनकी प्रोपगेशन जो होती है वो अलॉन्ग द प्रोपगेशन ऑफ द वेव, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं अलॉन्ग द प्रोपगेशन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव। द वेव मोशन इज देयरफॉर accompanied by compression and rarefaction। जिस तरीके से यहाँ पे compression rarefaction पैदा होती है। At compression the temperature of the air rises and at rarefaction due to expansion the temperature decreases। क्योंकि compression के अंदर जब किसी चीज़ को हम जिस चीज़ को कंप्रेस करते हैं वहाँ पे एनर्जी पैदा होती है, जैसे वहाँ के टेम्परेचर में क्या होती है? बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और रेयरफेक्शन में क्या होता है? एक्सपैंड करने से टेम्परेचर जो होता है डिक्रीज होता है। एयर इज़ अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि एयर जो है बहुत लगभग इंसुलेटर है हीट का। हेंस एट द रेयरफेक्शन एयर कैन नॉट लूज हीट ड्यू टू द रेडिएशन इन कंडक्शन। एट ए रेयरफेक्शन इट कैन नॉट गेन हीट। रेयरफेक्शन के अंदर नहीं वो गेन करेगी, यहाँ पे तो लूज तो नहीं कर पाएगा, वहाँ पे गेन नहीं कर पाएगा ड्यूरिंग द स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। एज अ रिजल्ट टेम्परेचर थ्रू आउट द मीडियम डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। Laplace suggests that sound wave travel in here under adiabatic condition and not under isothermal condition। For adiabatic condition the relation between pressure and volume is given by, क्योंकि Laplace ने ये जो है दिया था PV जो है कि इसके अंदर प्रेशर इसका वॉल्यूम का रिलेशन कांस्टेंट है। उसके बाद डिफ्रेंसिएशन जब इसकी हम करते हैं इस तरीके से आप देख सकते हो, डिफ्रेंसिएशन करके ये आता है, या आप जूम करके ये चीज़ें आप लिख सकते हो। 10 फॉर द एडिमेटिव प्रोसेस बल्क मॉडुलर जो है इस तरीके से आता है ये। उसके बाद फैक्टर इफेक्टिंग क्या होते हैं साउंड वेलोसिटी पे? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस, यानी कि गैस के अंदर जब हम साउंड की वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं तो क्या फैक्टर इफेक्टिंग रहते हैं? कहते हैं प्रेशर का इफेक्ट क्या रहता है? इफ प्रेशर ऑफ द गैस इज चेंज कीपिंग इट्स टेम्परेचर कांस्टेंट P upon rho, यानी कि डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट एज द डेंसिटी ऑफ द गैस डायरेक्टली वेरीज एज अ प्रेशर। कि जैसे प्रेशर वेरी करेगा वैसे डेंसिटी वेरी करेगी। देयरफॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस डजंट डिपेंड ऑन द प्रेशर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी और कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो है इसका कोई फर्क नहीं रहता है। उसके बाद इफेक्टिव टेम्परेचर PV इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, जिस तरीके से हम यहाँ पे P जो है RT अपॉन V के करेंगे और V जो है इस तरीके से हम तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो M मास ऑफ द गैस इज M रो V। ठीक है, स्पीड ऑफ द साउंड इन गैस डायल द स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। उसके बाद ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, यहाँ कोई ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम, क्योंकि जिस एग्ज़ाम के लिए हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रेसिव वेव के बारे में पढ़ेंगे। कहते हैं इस पार्टिकल द मीडियम एग्जीक्यूट वाइब्रेशन अबाउट इट्स मेन पोजीशन। मेन पोजीशन में क्या करते हैं? पार्टिकल जो हिलते रहते हैं, द डिस्टर्बेंस प्रोग्रेसेस ऑनवर्ड वन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी कि वो ऑनवर्ड चलते हैं, वो डिस्टर्बेंस ऑनवर्ड चलती है। द पार्टिकल द मीडियम वाइब्रेट विथ सेम एम्पलीट्यूड अबाउट देयर मेन पोजीशन। Each successive particle of the medium perform a motion similar to that of its predecessor along the propagation of the wave but later in time। यानी कुछ समय के बाद जिस तरीके से पहला वाला पार्टिकल जो है वो हिलने लगता है, उसकी वजह से उसकी मोशन में क्या आता है, उसके सक्सेसिव पार्टिकल जो हैं मीडियम के अंदर वो भी हिलने लगते हैं, जिस वजह से वो एनर्जी जो है वो क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। द फेज ऑफ द एवरी पार्टिकल चेंजेस फ्राम 0 to 2 पाई। 0 to पाई फेज जो है चेंज होता है। नो पार्टिकल्स रिमेन परमानेंटली एट रेस्ट। कोई पार्टिकल जो है परमानेंट तौर पर रेस्ट नहीं। क्यों? क्योंकि एक पार्टिकल हिलने लगता है तो वो हिलने की वजह से एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है, उसके बाद आगे वाले पार्टिकल को देता है, आगे वाला आगे को देता है। लेकिन जो पहले वाला उससे पीछे भी कोई पार्टिकल था वो तब तक उसको देगा। इन्हीं हमें पार्टिकल जो है परमानेंटली जो है वो क्या होते हैं, वो मोशन में होते हैं। ट्वाइस
ड्यूरिंग ईच वाइब्रेशन द पार्टिकल्स आर momentarily at rest at extreme position. Different particles attain its position at different time. Transverse progressive wave are characteristic by crust and trough longitudinal wave जो है जिसमें कि रेयरफेक्शन और कंप्रेशन होते हैं. There are transfer energy across the medium in the direction of propagation of progressive wave. All the particles have the same maximum velocity when they pass through the mean position. यानी कि maximum velocity जब वो pass होते हैं mean position मैंने पहले आपको समझाया था. The displacement velocity and acceleration of the particles separated by m lambda are the same where m is the there is m an integer. यानी कोई भी m integer हो सकता है. ठीक है. उसके बाद इंटेंसिटी एंड साउंड लेवल. इंटेंसिटी और साउंड लेवल के बारे में पढ़ेंगे. कहते हैं लोड्स ऑफ द साउंड डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव एंड सेंसिटिविटी ऑफ द ईयर. यानी कि लोडनेस से सेंसिटिव कितना ईयर होता है, कितना ईयर जो है वो फ्रेश है, आवाज़ को सुन सकता है, और उसकी इंटेंसिटी साउंड की कितनी है वो लोडनेस कहलाएगी. द इंटेंसिटी ऑफ डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉस्ड पर यूनिट एरिया. पर यूनिट यानी एक टाइम के अंदर और पर यूनिट एरिया के अंदर कितनी एनर्जी क्रॉस होती है उसको कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ द साउंड. परपेंडिकुलर जो है किसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. इंटेंसिटी जो है मेजर की जाती है डब्ल्यू जो है -m -2m, क्योंकि इसको क्या है पर स्क्वायर मीटर भी कहा जा सकता है इसको. ठीक है. इंटेंसिटी ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ द सोर्स. तो एम्पलीट्यूड ए और वो भी स्क्वायर. सोर्स एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द सोर्स. डेंसिटी ऑफ द मीडियम. फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स. एफ स्क्वायर के बारे डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द सोर्स. डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर से सोर्स तक का डिस्टेंस कितना है तो वो भी 1/r स्क्वायर. जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना कम उतनी कम इंटेंसिटी, और जितना कम डिस्टेंस उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी. उसके बाद यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी हैं, सिंपल हार्मोनिक. यहाँ पे इक्वेशन ये इतना इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के हिसाब से इस तरीके से क्वेश्चन आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 5-6 नंबर का आता है एग्जाम के अंदर, तो ये जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में अगर पढ़ेंगे मुझे लगता है ये भी इंपॉर्टेंट, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछेंगे ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट नहीं है. आप हाँ लिख सकते हो, अगर आपने पढ़ना होगा तो ये चीज़ आप लिख सकते हो. ये आपको टेलीग्राम चैनल पे ये PDF मिल जाएगी. तो ये न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हो आप टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि फॉरेस्टर प्रिपरेशन का टेक्निकल चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो. वहाँ पे ये तमाम चीज़ें आपको स्टेशनरी भी, ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो PDF है वो बहुत बड़ी है, तो इसको पढ़ाने में लगभग 2-3 घंटे लगेंगे अगर पूरी पढ़ानी होगी. ये चीज़ें हमने पढ़ी ऊपर, ये तमाम चीज़ें आपने याद रखेंगे कि डिपेंडेंसी वगैरह वगैरह ये तमाम चीज़ें आपने याद रखेंगे, क्योंकि इससे अगली वीडियो के अंदर इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम करेंगे और MCQs करेंगे. मैं देख रहा हूँ कोई इंपॉर्टेंट चीज़ अगर होगी तो वो पढ़ाएंगे. बाकी इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं, क्योंकि ये 11th का सिलेबस है, इसमें हमने MBBS क्वालिफाई नहीं करना है, बल्कि कुछ ख़ास जो टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में JKCC के द्वारा पूछे गए हैं आज तक और पूछे जाएंगे, बस वही हमने पढ़ना है. बाकी हमने कोई भी चीज़ से पढ़नी. हाँ, अगर आपको ये पूरी वीडियो जो है, ये पूरी PDF अगर आपको चाहिए तो आप फॉरेस्टर प्रिपरेशन कि टेलीग्राम चैनल पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए, तो वो आइए आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगी. तो वहाँ पर अपने हिसाब से कमेंट भी कर सकते हो किस तरीके की वीडियो बन रही है, क्या इसमें कमियाँ हो रही हैं. तो अगर वीडियो अच्छी लगे आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू, बाय बाय, खुदा हाफिज़.